जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मेरे प्यारे भाई, यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्ज़ाम 2022 के लिए आपकी प्रैक्टिस क्लासेस जो हैं ये स्टार्ट हो चुकी हैं और ये क्लास गाइस आपकी लगातार चल रही है। मात्र 2 दिन का आपके पास समय है। कहा जाए तो मेरे प्यारे भाई 48 आवर्स आपके पास बचे हैं और ये गाइस आपका कीमती समय आपको जहाँ खर्च करना है वो आप जानते ही हैं। कहने का मतलब है अब आपका गाइस एक एक पल बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सभी जानते हो मेरे प्यारे भाई, इसमें कंपटीशन भी आपका हाई लेवल रहने वाला है। अब मैं ये नहीं कहता मेरे प्यारे भाई कि कंपटीशन हाई है तो क्वेश्चन भी हाई पेपर आएगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन समझते हो गाइस कि 29 लाख तक के लगभग फॉर्म पड़े हैं। तो गाइस अगर 29 लाख में मान लीजिए 8 लाख नहीं तो 30-32 तो गाइस कम से कम पेपर देंगे ही देंगे। तो मेरे प्यारे भाई आपको जी जान शिद्दत के साथ तैयारी में लग जाना चाहिए और हम भी आपके लिए पूरी जी जान शिद्दत लगा रहे हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि गाइस हमें पता है कि आपका एग्ज़ाम नज़दीक है और मुझे आपकी पूरी हेल्प करनी चाहिए जिस तरीके से भी हम आपकी हेल्प कर सकें। फिलहाल चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेट की। और मेरे प्यारे भाई आइए पहला प्रश्न देते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे प्यारे भाई सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक नई यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी की प्रैक्टिस क्लास जो है ये आपको समय से मिला करे। गाइस फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, मनुष्य में हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? आपको बताना है मनुष्य में जो हीमोग्लोबिन है ये किस में पाया जाता है। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे भाई, राइट हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आरबीसी में, यानी कि गाइस रेड ब्लड सेल्स में। कहने का मतलब है लाल रक्त कोशिकाओं में। करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं एंड अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, किसका उपयोग मिट्टी की लवणता एवं क्षारीयता की समस्या का दीर्घकालीन हल है? एक बार फिर से क्वेश्चंस को पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। किसका उपयोग मिट्टी की लवणता एवं क्षारीयता की समस्या का दीर्घकालीन हल है? राइट हो जाएगा मेरे प्यारे भाई जिप्सम का, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि दक्षिण भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? मेरे प्यारे भाई इसमें आपका पूरा मिक्सर किया गया है, ठीक है। यानी कि आपका गाइज इसमें साइंस एंड हिंदी का गद्यांश अलग है, बल्कि हिंदी और जो गाइज आपका जीके है ये सारा गाइज इसमें मिक्स किया गया है, ठीक है। तो दक्षिण भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? राइट हो जाएगा डियर फ्रेंड्स आपका, वो हो जाएगा तालाब। क्या हो जाएगा? तालाब। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई आपका ऑप्शन नंबर ए। और दूसरी बात आप याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई, जब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश में यानी यूपी में सिंचाई का प्रमुख स्रोत या साधन क्या है, तब आप कहेंगे मेरे प्यारे भाई नलकूप और कुआं दोनों। क्या कहेंगे? नलकूप और कुआं दोनों, ठीक है। हमसे पूछा गया दक्षिण भारत में, तो दक्षिण भारत में जो है मेरे प्यारे भाई वो है तालाब। राइट हो जाएगा डियर फ्रेंड्स आपका ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, राग मंजरी के रचयिता कौन थे? राग मंजरी के रचयिता कौन थे? क्वेश्चन नंबर 14 है। प्लीज़ हमारे सभी मित्र जल्दी से आंसर देंगे। तो अब देखो मेरे प्यारे भाई, जो राग मंजरी है इसके रचयिता कौन है, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। राइट हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा पुंडलीक विट्ठल। कौन है? पुंडलीक विट्ठल। करेक्ट हो जाएगा डियर फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन डी पुंडलीक विट्ठल बता रहे हैं, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है कि ध्वनि प्रबलता को मापा जाता है। ध्वनि प्रबलता को किस में मापा जाता है? क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया मेरे प्यारे भाई, जो ध्वनि की प्रबलता है उसे हम डेसिबल में मापते हैं। किससे मापते हैं? डेसिबल से। राइट हो जाएगा डियर फ्रेंड्स आपका, वो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन सी बता रहे हैं, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला आपके सामने डॉक्टर सलीम जो हैं ये क्या थे? अब गाइस वैसे भी आप इसका आंसर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। अब देखो गाइस यहाँ पर लिखा गया है डॉक्टर सलीम, इसका मतलब डॉक्टर लिखा गया है तो इसका मतलब चिकित्सक नहीं होगा, ठीक है। डॉक्टर जानते हो मेरे प्यारे भाई पदवी भी होती है, ओके। तो गाइस यहाँ पर डॉक्टर सलीम जो थे ये कौन थे? ये गाइस एक वैज्ञानिक थे। कौन थे? साइंटिस्ट थे। राइट क्या हो जाएगा भैया आपका ऑप्शन नंबर बी। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन बी वैज्ञानिक बता रहे हैं, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला आपके सामने है, डिहाइड्रेशन किसकी कमी से होता है? गाइस जो डिहाइड्रेशन नामक बीमारी होती है यह किसकी कमी से होती है, इसका आंसर आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 राइट हो जाएगा आपका मेरे प्यारे भाई, वो हो जाएगा नमक की कमी के कारण। क्या हो जाएगा? नमक की कमी के कारण गाइस डिहाइड्रेशन हो जाता है। राइट क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र को कहाँ पढ़ा था?
गाइस ये क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र को कहाँ पढ़ा था। राइट हो जाएगा मेरे प्यारे भैया आपका, वो हो जाएगा यहाँ पर इलाहाबाद में। कहाँ पर, इलाहाबाद में। राइट क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी। जो भी डियर प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन सी इलाहाबाद बता रहे हैं, बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों पर किसने प्रतिबंध लगाया था। भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों पर किसने प्रतिबंध लगाया था। क्वेश्चन नंबर 19। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे भाई, गजब का आंसर आप सभी का आ रहा है और ऐसे ही रिस्पांस आपका होना भी चाहिए। सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भैया, वो हो जाएगा यहाँ पर लॉर्ड लिटन ने। किसने, लॉर्ड लिटन ने। करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। हाँ मेरे प्यारे भाई, एक बात आपको और बता दें कि जैसे ही गाइस आपके सामने ये सब क्वेश्चन पेपर आए ना, आप गाइस बिल्कुल दिमाग स्थिर करके, बिल्कुल भी हड़बड़ाना आपको नहीं है, दिमाग स्थिर करना है आपको। और गाइस माता रानी का आशीर्वाद लेना है, यानी जिस भी गाइस आप माता का पूजा करते हो, जैसे माँ सरस्वती की मैं मान लेता हूँ, तो उनका नाम लेकर के, माता पिता का आशीर्वाद लेकर के घर से जाइएगा। निश्चित है मेरे प्यारे भाई, एग्जाम में आपको बहुत ही अच्छी हेल्प मिलेगी और बहुत ही अच्छा आपका स्कोर रहेगा। हमारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं, आप बिल्कुल भी न डरिए मेरे प्यारे भाई। स्कोर आपका 90+ है, इतना आप जान लीजिए। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी तथा मुगलों के बीच पहला मुकाबला कब हुआ था। शिवाजी तथा मुगलों के बीच जो पहला मुकाबला हुआ, ये कब हुआ। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे भाई, गजब का आंसर है। राइट हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा 1657 में। कब हुआ मेरे प्यारे भैया, 1657 में। राइट हो जाएगा डियर फ्रेंड्स आपका ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मुगलों के अंतर्गत जिन किसानों के पास अपने हल तथा बैल होते थे उन्हें क्या कहा जाता था। कुल मिलाकर के प्रश्न कहने का मतलब यह है कि मुगल कालीन समय में जिन किसान के पास अपना खुद का हल होता था, अपने खुद के बैल होते थे निजी, ठीक है, उन्हें क्या कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 21 प्लीज जल्दी से आंसर देंगे। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे भाई, उन्हें कहा जाता था खुद कास्ट। क्या कहा जाता था, खुद कास्ट कहा जाता था। राइट हो जाएगा डियर फ्रेंड्स आपका ऑप्शन ए। आगे बढ़ जाते हैं, अगला है, जापान की मुद्रा क्या है। अब मेरे प्यारे भाई जापान की जो गाइस अगर राजधानी, एक मिनट, अगर राजधानी पूछा जाएगा तब आप कहेंगे गाइस जो जापान की राजधानी है वो है टोक्यो। क्या है, टोक्यो। कहीं कहीं गाइस आपको टोक्यो मिलेगा तो कहीं आपको टोक्यो मिलेगा, तो टोक्यो में गाइस कोई खास अंतर नहीं है, कुछ भी कह लिया जाए बात एक ही है, ठीक है। तो जापान की मुद्रा अगर पूछी जाएगी तो याद रखिएगा जापान की मुद्रा है एन। क्या है भैया, एन है। यहाँ पर एन जो है ये जापान की मुद्रा हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, ध्वनि का वेग अधिकतम होगा। अब मेरे प्यारे भाई मैंने आप सभी को बता रखा है कि जो ध्वनि का वेग होता है गाइस, ये किस में अधिकतम होता है, ठोस माध्यम में अधिकतम होता है और निर्वात में ध्वनि संचरण नहीं करती। अब ध्वनि का वेग अधिकतम किस में होगा, किस में अधिकतम होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, बिल्कुल आप आसानी से बता सकते हो। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे भाई, 20 डिग्री सेल्सियस की जब नम वायु होगी तो गाइस इस ऑप्शन के थ्रू आपका ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। करेक्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा, विकल्प बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने, कम्युनिस्ट विचारधारा की आधार पुस्तक कौन सी है। कम्युनिस्ट विचारधारा की आधार पुस्तक कौन सी है। एंड माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो भी प्यारे भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हैं वो सब्सक्राइब कर लेंगे। अब देखो गाइस, कम्युनिस्ट विचारधारा की आधार पुस्तक वो है गाइस दास कैपिटल। क्या है भैया, दास कैपिटल है। और ये गाइस इसके लेखक कौन है, अगर ये पूछ लिया जाता है तो याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई, कार्ल मार्क्स। कौन है भैया, कार्ल मार्क्स इसके लेखक हैं, ठीक है, दास कैपिटल के। तो राइट यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं गाइस, की बाण माता कुल देवी की आराधना कहाँ होती है। बाण माता कुल देवी की आराधना कहाँ होती है। गजब का क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर देंगे। ये गाइस जो सेट है ना, ये आपका नया सेट है गाइस, बहुत ही गजब के क्वेश्चन आपके हैं। तो देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा मेवाड़। इसकी गाइस जो आराधना होती है या कहा जाए पूजा होती है, ये गाइस मेवाड़ होती है, जहाँ से राणा प्रताप संबंधित थे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। राइट क्या हो जाएगा डियर, ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है। सागरीय जो खरपतवार है ये किसका महत्वपूर्ण स्रोत है, किसका महत्वपूर्ण स्रोत है गाइस, ये आयोडीन का है। किसका है, आयोडीन का। राइट क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन डी।
नेक्स्ट आपके सामने शुष्क ग्रह का एक विशेष लक्षण क्या है। जो गाइस शुक्र ग्रह है इसका एक विशेष लक्षण क्या है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, बिल्कुल आप आसानी से इसका आंसर बता सकते हो। 27 का आंसर आप बताएंगे। क्वेश्चन तो बिल्कुल स्पष्ट आपको दिख रहा होगा मेरे प्यारे भाई। बड़ी मेहनत से गाइस मैंने इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट किया है, यानी कि कहा जाए तो मेरे प्यारे भाई कैप्चर किया है, ठीक है। और ये आपकी बहुत ही गजब की बुक है मेरे प्यारे भाई, जिस प्रैक्टिस सेट में करवा रहा हूँ बहुत ही गजब की प्रैक्टिस सेट है। तो देखो गाइस शुक्र ग्रह का एक विशेष लक्षण है, वो क्या है, उसका मतलब ये है मेरे प्यारे भाई कि जो शुक्र ग्रह है ना उसमें वायुमंडल नहीं है। क्या है, वायुमंडल जो है ये नहीं है। राइट यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं गाइस, क्वेश्चन है निम्न में से किस राज्य में साझा उच्च न्यायालय है। साझा उच्च न्यायालय किस राज्य में है। 28 राइट हो जाएगा आपका महाराष्ट्र गोवा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र गोवा को जो उच्च न्यायालय है गाइस ये साझा उच्च न्यायालय है। अगला आपके सामने अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था। क्वेश्चन नंबर 29 राइट हो जाएगा मेरे प्यारे भाई आपका, वो हो जाएगा भू राजस्व से संबंधित थे टोडरमल। कौन थे, टोडरमल। मेरे प्यारे भाई आपसे ये क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि जो टोडरमल थे ये अकबर के शासनकाल में ये किससे संबंधित थे, तो ये गाइस भू राजस्व सुधार से संबंधित हैं, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अगला गाइस कि एशियन विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है। जो गाइस एशियन विकास बैंक है इसका मुख्यालय कहाँ है, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है, जल्दी से आंसर देंगे। राइट हो जाएगा मेरे प्यारे भाई आपका, वो हो जाएगा देखो एशियन विकास बैंक का मुख्यालय पूछा गया है ना, राइट हो जाएगा आपका मनीला में है। कहाँ भैया, मनीला में है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला सभापति किस भारतीय को बनाया गया था। गजब का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट बहुत है, एग्जाम में आपके टपक सकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी गाइस यूएनओ की जो प्रथम महिला सभापति हैं वो किस भारतीय को बनाया गया। इसका राइट हो जाएगा मेरे प्यारे भाई आपका, वो हो जाएगा श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित को। किसे बनाया गया था, श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित को। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अकबर द्वारा बनवाए उपासना भवन का नाम क्या था। जो गाइस अकबर ने उपासना भवन बनवाया उसका नाम क्या है, बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, वो हो जाएगा इबादत खाना। क्या नाम है भैया, इबादत खाना। राइट हो जाएगा डियर फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा है, दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा कौन सी है। अब ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे भाई, जो दक्षिण अफ्रीका है इसकी मुद्रा आपसे पूछा गया है, वहाँ की मुद्रा है मेरे प्यारे भाई रैंड। क्या है, रैंड। राइट क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, अलीगढ़ आंदोलन जो है ये कब शुरू हुआ था। अलीगढ़ आंदोलन कब शुरू हुआ। क्वेश्चन नंबर 34। बहुत बढ़िया, गजब का आंसर बता रहे हैं और ऐसा ही रिस्पॉन्स आपका होना भी चाहिए। प्लीज़ जल्दी से आंसर देने की कोशिश कीजिए। माय डियर फ्रेंड्स याद रखिएगा, अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत जो है ये कब हुई मेरे प्यारे भाई, 1875 में। कब हुई, 1875 में, यानी 1875 में। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला गाइस कि अखनूर पुल किस नदी पर बनाया गया था। अखनूर पुल जो है यह किस नदी पर बनाया गया था। राइट हो जाएगा डियर फ्रेंड्स आपका, वो हो जाएगा चिनाब नदी पर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, प्रकाश की गति क्या है। प्रकाश की गति क्या है। 36 क्वेश्चन का आंसर आप बताएंगे। इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे। तो देखो गाइस, प्रकाश की गति क्या है ये पूछा जा रहा है। अब यहाँ पर जो राइट हो जाएगा आपका वो क्या हो जाएगा, अगर इस ऑप्शन के थ्रू देखा जाए मेरे प्यारे भाई तो वो हो जाएगा 1,86,000 मील प्रति सेकंड। राइट क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर में किसका उपयोग होता है। जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है इसमें उपयोग किसका होता है ये पूछा गया है आपसे। अब ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे भाई, जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है उसमें गाइस विखंडन का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है भैया, विखंडन का। राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन ए। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, भारी जल का सूत्र क्या है। जो भारी जल है इसका सूत्र क्या होता है। 38 का आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा,
बहुत बढ़िया गाइस। जो भारी जल है इसका सूत्र होता है D2O। क्या होता है? D2O। राइट क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। काले सघन बादलों को क्या कहते हैं? काले सघन बादलों को जो गाइस कहते हैं वो क्या कहते हैं? जो गाइस काले और जो घने बादल होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। राइट हो जाएगा डियर फ्रेंड्स आपका, वो हो जाएगा पच्छाव कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया? पच्छाव कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी का एक चंद्रमा है, बृहस्पति के कितने चंद्रमा हैं? अब मतलब क्वेश्चन ये कहा गया मेरे प्यारे भाई, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन ये कहा गया कि जैसे पृथ्वी का एक चंद्रमा है, मतलब जैसे पृथ्वी का एक उपग्रह है, उपग्रह पृथ्वी का क्या है? चंद्रमा है। उसी प्रकार बृहस्पति के कितने उपग्रह हैं, यानी बृहस्पति के कितने चंद्रमा हैं? ठीक है, क्वेश्चन देखो किस तरीके से पूछा जा रहा है। हर तरीके से आपको घुमाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन घूमना नहीं है, दिमाग स्थिर रखना है। एग्जाम में आपको निश्चित है मेरे प्यारे भाई, आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। बस आप दिमाग स्थिर रखिएगा बस। पृथ्वी का एक चंद्रमा है, जैसे पृथ्वी के उपग्रह हैं। बृहस्पति के कितने? 79 हैं। राइट क्या हो जाएगा डियर आपका? ऑप्शन डी। आगे, जूडो के मुकाबले में हासिल किए गए एक अंक को क्या कहते हैं? यानी जो गाइस जो जूडो का मुकाबला होता है उसमें अगर आप एक अंक अर्जित करते हैं तो उन्हें क्या कहा जाएगा? उन्हें इप्पॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इप्पॉन। राइट यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। आगे, श्रीमती तीजनबाई किस प्रकार के संगीत से संबद्ध हैं? जो श्रीमती तीजनबाई हैं या किस प्रकार के संगीत से संबद्ध हैं? राइट हो जाएगा डियर फ्रेंड्स आपका, वो हो जाएगा लोकगीत से। किससे हैं? लोकगीत से। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल में किस फसल की खेती होती है? और मेरे प्यारे भाई मैं आपको बता दूं कि इसकी फुल पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। कई सारे प्रैक्टिस सेट मैंने भेज दिए हैं। जैसे गाइस मैंने, आप जानते होंगे अंकित भाटी सर का एक प्रैक्टिस सेट आया था, 15 प्रैक्टिस सेट था, बहुत गजब का प्रैक्टिस सेट था। मैंने पूरा आपका हल करवा दिया है और पूरा का पूरा मैंने प्रैक्टिस सेट टेलीग्राम पर भेज भी दिया है, ताकि जो भी प्यारे भाई बहन हमारे खरीद नहीं पाए हैं वो पीडीएफ के माध्यम से आसानी से सॉल्व कर सकें। तो मैं गाइस मैंने पूरा 15 का 15 एक ही मैं गाइस आपका लगभग 17 या 18 MB का था, 17 कि 18 MB का था, खैर से याद नहीं है, लेकिन मेरे प्यारे भाई पूरा मैंने 15 के 15 भेज दिया है, आप देख लीजिएगा। इसके अलावा मेरे प्यारे भाई मैंने 20 प्रैक्टिस सेट एक ही पीडीएफ में गाइस मैंने पूरा एकत्रित करके भेज दिया है, वो भी आपका गाइस शायद 17 के 18 MB का आपका वो भी है। मेरे भाई बहुत कम MB का मैंने बनाया भी है, ताकि आपका डाटा भी ज़्यादा खर्च ना हो। ठीक है, तो जो भी प्यारे भाई बहन प्रैक्टिस सेट नहीं खरीद पाए थे, मैं उन सभी के लिए गाइस पूरी हेल्प कर रहा हूँ, और पूरा गाइस मैंने किया भी है। हालांकि अब तो गाइस आपका मात्र 48 घंटा बचा है एग्जाम में। 48 घंटा क्या कहा जाए, मात्र कहा जाए तो एक दिन बचा है। ठीक है, अब क्या 48 घंटा बचा है, लेकिन मेरे प्यारे भाई जी जान शिद्दत के साथ अगर अभी भी आप तैयारी करो तो बहुत हेल्प मिल सकती है आपको एग्जाम में। ठीक है, तो भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल में किस फसल की खेती होती है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। राइट हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा धान की। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। विश्रामपुर का संत उपन्यास के लेखक कौन है? जो विश्रामपुर का संत है, इस उपन्यास के लेखक कौन है? गाइज ये पूरा का पूरा सेट अगर आपको कठिन लग रहा है तो भी मेरे प्यारे भाई आप इस सेट को कठिन समझकर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि क्वेश्चन स्किप कर दो, एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है, क्योंकि हर एक प्रश्न आपका एग्जाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो गाइस अगर कठिन लग रहा है तो बिल्कुल भी आप घबराइए ना। तो देखो, विश्रामपुर का संत उपन्यास, इस उपन्यास के लेखक कौन है? श्री लाल शुक्ल। कौन है भैया? श्री लाल शुक्ल। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। गोबर गैस संयंत्र में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? अब इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाते हैं तो गाइस आपको थोड़ा सा डिमोटिवेट तो लगेगा ही, लेकिन बिल्कुल ना मेरे प्यारे भाई, बिल्कुल भी आप निराश ना हो, क्योंकि अगर आप यहाँ नहीं दे सकते हैं कोई बात नहीं, लेकिन आप यहाँ सीख तो रहे हैं, एग्जाम में आपको हेल्प मिलेगी। देखो, गोबर गैस संयंत्र में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? कौन सी गैस उत्पन्न होती है? बहुत बढ़िया, कौन सी? मीथेन। मेथेन। राइट क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी। नेक्स्ट, भारत में शायद वही क्वेश्चन आ गया क्या? हाँ, क्वेश्चन 46 क्या कह रहा है? न्यूक्लियर रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग किसको लाया जाता है? यानी गाइस न्यूक्लियर रिएक्टर जो होता है इसमें मंदक के रूप में प्रयोग में किसको लाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 46 सही हो जाएगा भारी जल। भारी जल का सूत्र अभी अभी आपने देखा, D2O इसका सूत्र होता है। आगे बढ़ते हैं, ऊष्मा किसके द्वारा संचरित होती है? ऊष्मा जो है गाइस ये किसके द्वारा संचारित होती है? 47 का आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा?
सही आंसर हो जाएगा। देखो गाइस, जो ऊष्मा है ये विकिरण, संवहन और संचालन, विकिरण, संवहन और संचालन, इन तीन के तीनों के द्वारा संचरित होती है, संचालन होता है इसका। राइट हो जाएगा डियर फ्रेंड्स आपका ये सभी। आगे है कि कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था। बहुत गजब का क्वेश्चन है। कीर्ति स्तंभ का निर्माण जो है ये किसने करवाया। मेरे प्यारे भाई याद रखिएगा, जो कीर्ति स्तंभ है इसका निर्माण करता है वो है राणा कुंभा। कौन है? राणा कुंभा। राइट क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स आपका ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने खलीफा से खिलत प्राप्त किया। गाइस, खलीफा से खिलत प्राप्त किया, इसका आंसर आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 49 राइट हो जाएगा आपका इल्तुतमिश ने। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने तुर्कान ए चहलगानी का दमन किया। तुर्कान ए चहलगानी का दमन किया किस सुल्तान ने। यह प्रश्न आपसे पूछ रहा है, जल्दी से आंसर देंगे हमारे सभी प्यारे भाई बहन। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे भाई, राइट हो जाएगा आपका वो हो जाएगा यहाँ पर जो भी प्यारे भाई बहन मित्र बता रहे हैं बलबन ने ऑप्शन सी बता रहे हैं, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला गाइस कि उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ के लेखक कौन है। उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ के लेखक कौन है, इसका आंसर आप बताएंगे। राइट हो जाएगा आपका हो जाएगा रूप गोस्वामी। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला गाइस कि इनमें से अमृत का पर्यायवाची नहीं है। अब आपको ये बताना है गाइस कि जो अमृत का पर्यायवाची इसमें नहीं है वो कौन सा। राइट आंसर क्या हो जाएगा। 82 का आंसर आप बताएंगे। देखो गाइस, यहाँ पर सोम, सुधा, मधु ये सभी अमृत के पर्यायवाची हैं, लेकिन मधु जो है मेरे प्यारे भैया बहन, वो मधु जो है ये अमृत का पर्यायवाची नहीं है। अब आपको बताना है उत्तम का विलोम शब्द क्या होगा। उत्तम का विलोम शब्द आपसे पूछा जा रहा है, बताएंगे इसका राइट आंसर। 83 का करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। गाइस, आपके दिन भर में कई सारी क्लासेस करवा दी जाती हैं, मेहनत हम आपके लिए करें। गला बैठ गया है कोई बात नहीं, स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ है कोई बात नहीं है भैया, दिक्कत नहीं है कोई भी, क्योंकि 2 दिन बाद तो स्वास्थ्य सही हो ही जाएगा ना। स्वास्थ्य जो है मेरा या जो मेरा तबीयत है ये 2 दिन बाद तो सही हो ही जाएगा, लेकिन 2 दिन बाद क्या एग्ज़ाम आपको देने को मिलेगा नहीं ना। तो बस इसीलिए हम आपकी पूरी गाइस मदद कर रहे हैं, पूरी जी जान शिद्दत के साथ आपके लिए लगे हैं। ठीक है, ड्यूटी होती है, ड्यूटी करके आते हैं, फिर आपका गाइस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करवाते हैं, पूरी जी जान शिद्दत के साथ लगे हुए हैं। सब कुछ अकेले ही करना पड़ता है, सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। उत्तम का विलोम आपको बताना है। 83 गजब का आंसर है, बहुत बढ़िया। राइट हो जाएगा डियर फ्रेंड्स अधम। क्या हो जाएगा? अधम। करेक्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट, सही वर्तनी वाले शब्द को चुनें। गाइस, सही वर्तनी वाला यानी शारीरिक किस तरीके से लिखा जाएगा आपको बताना है। 84 तो गाइस यहाँ पर ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। शारीरिक ऑप्शन ए की तरह ही लिखा जाएगा। सदैव, सदा एव में गाइस जो प्रयुक्त संधि है ये कौन सी है। सदैव में कौन सी संधि है, बताएंगे इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई आपका हो जाएगा स्वर संधि। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब स्वर संधि में कौन सी संधि है वो आप मुझे बताएंगे कमेंट में। गाइस, अब आपका गद्यांश आ गया है। देखिए, पहले लंबा चौड़ा तो नहीं है, नहीं बहुत लंबा नहीं है, और कुछ ये मुझे इंपॉर्टेंट ज़्यादा लग रहा है क्योंकि गाइस मैंने इसे पढ़ा है, तो मुझे लग रहा है कि ये आपके एग्ज़ाम में हो सकता है कि आ जाए। मतलब ये नहीं कहता कि यही आएगा, लेकिन गाइस कुछ पता नहीं होता ना, गद्यांश को भी पढ़ना ज़रूरी है, तो मैं इसको पढ़ लेता हूँ, आप भी पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। गोदान प्रेमचंद जी का एक ऐसा क्रांतिकारी उपन्यास है जिसमें तत्कालीन युग अपनी समस्त विकृतियों, विडंबनाओं एवं सच्चाइयों के साथ चित्रित हो गया है। उसमें अपने समय का यथार्थ ही चित्रित नहीं हुआ है, वरन तत्कालीन भारतीय कृषक वर्ग का इतिहास भी संरक्षित हुआ है। प्रेमचंद जी अपने युग और उसकी परिस्थितियों से पूर्णतः परिचित हैं, इसी कारण छोटे छोटे प्रसंग भी उनकी दृष्टि से ओझल नहीं रहे। अपने समाज की यह पहचान और इससे औपनिवेशिक परिस्थितियों से अनिश्चित कर देने की क्षमता विरले लोग में ही होती है। वह यह जानते थे कि एक निष्क्रिय समाज पतन के लिए किस बिंदु पर खड़ा है तथा वही समाज सामाजिक जागृति पाकर तब जागता है, तो वह किस तरह अपने अतीत और वर्तमान के संकटों के बीच भविष्य के प्रति आशावादी होता है। सामाजिक चेतना के महीन बिंदुओं को उन सामाजिकों के बीच प्रेमचंद ने पहचाना था जिन्होंने उस चेतना को स्वाभाविक रूप में व्यक्त किया। डॉक्टर गंगा प्रसाद विमल इसी प्रसंग में लिखते हैं, उपन्यास कथा होरी जैसे साधारण किसान को केंद्र बनाकर चलती है, किंतु केंद्रीय कथा में होरी मात्र नायक के रूप में ही प्रस्तावित नहीं, अपितु वह स्वयं एक कथा सत्य
के रूप में स्थापित होता है। होरी की कथा में नगर एवं गांव दोनों के अर्थतंत्र का खुला हिसाब प्रतीत होता है, परंतु इन आधारों पर गोदान केवल एक विचार कथा या समस्याओं की कथा नहीं है, परंतु वह मानवीय संघर्ष की कथा है। ऐसी कथा जिसमें स्वाधीनता युग की स्वर क्रांति की लहर का ज्वार भी है, तो सारी लड़ाई का पराजय बोध थी। वस्तुतः पराजय बोध के केंद्र से यदि हम इस कथा कृति का अवलोकन करें तो हम पाएंगे कि गोदान में एक सच्ची त्रासदी की तस्वीर अवतरित हुई है। उपन्यास का नायक होरी एक इतना दीनहीन किसान है कि उसके माध्यम से भारतीय कृषक वर्ग की करुणा और मानविक जीवन यात्रा की सजीव झांकी प्रस्तुत हो गई। भारतीय किसान ऋण में ही पैदा होता है, ऋण में ही जीवित रहता है और अपने उत्तराधिकारी पर ऋण का भार छोड़कर मर जाता है। मरते समय तक उसके पास एक गाय तक नहीं रहती। गोदान उपन्यास ऐसे ही भारतीय किसान के जीवन एवं करुण अलोमहर्षक त्रासदी है। गाय की आकांक्षा होरी के जीवन का सबसे मधुर स्वप्न, उसके जीवन की सबसे बड़ी अभिलाषा है। अपनी यह आकांक्षा पूरी करने के लिए वह कुछ भी नहीं उठा सकता, मतलब गाइस कुछ भी उठा नहीं रखता। फिर देखा गया इसकी पर पूंजीवादी शोषण चक्र उसकी अभिलाषा को पीस डालता है। अंत में इस आकांक्षा को पूर्ति के लिए वह ऐसा जी तोड़ परिश्रम करता है जो उसकी मृत्यु का कारण बनता है, और वह गाय की अभिलाषा मन में ही लिए मृत्यु वर्ण कर लेता है। गाइस इसीलिए मैं गद्यांश नहीं पढ़ता हूँ, क्योंकि गाइस देखो इतना टाइम मुझे लग गया पढ़ने में। अब गद्यांश आसान होता है, लेकिन फिर भी कई सारे मित्र के कमेंट्स आते हैं कि सर गद्यांश भी करवा दिया करो, तो मुझे लगा ज़रूरी होता है। गोदान के नायक कौन है? राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन है प्रेमचंद। ठीक है, मैं थोड़ा तेज़ी चल रहा हूँ मेरे प्यारे भाई, अब आप जल्दबाजी नहीं करेंगे। सॉरी, नायक हमसे पूछा जा रहा है गाइस, होरी हो जाएगा। ठीक है, गोदान का जो नायक हो जाएगा, हीरो हो जाएगा, वह क्या हो जाएगा आपका? होरी। हीरो होरी हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। गोदान में निम्नलिखित में से किसका वर्णन नहीं है? गोदान में किसका वर्णन नहीं किया गया है मेरे प्यारे भाई? देखो ग्रामीण किसान का भी है, अर्थतंत्र का भी है, समाज का भी है, मतलब इनमें से कोई नहीं, आपका डी राइट हो जाएगा। होरी की कौन सी इच्छा अधूरी रह जाती है? कौन सी इच्छा अधूरी रह जाती है गाइस? वही कि गाय दान करने की इच्छा। राइट क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी। प्रेमचंद के अनुसार, प्रेमचंद के अनुसार क्या है? ध्यान दीजिएगा, प्रेमचंद के अनुसार मेरे प्यारे भाई भारतीय किसान कर्ज में ही पैदा होते हैं, कर्ज में ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं और अपने उत्तराधिकारी पर कर्ज का भार छोड़ करके ही मर जाते हैं। ये बात कही गई है गद्यांश में। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। आगे की गोदान में गाइस क्या है? क्वेश्चन नंबर 90, जल्दी से आंसर देंगे। देखो गाइस, गोदान में ग्राम्य जीवन का त्रासदी चित्रण है, किसानों के शोषण का वर्णन है, ग्रामीण किसानों की विडंबनाओं का चित्रण है। मतलब गाइस यहाँ पर सभी का इसमें चित्रण किया गया है। सारा का सारा ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। अब ये गद्यांश देख लेते हैं, ये भी बहुत लंबा चौड़ा है, ये तो गाइस और भी लंबा चौड़ा दिख रहा है। चलो गाइस मैं इसको पढ़ देता हूँ। ठीक है, आप चाहें तो इस पर स्पीड अपनी बिल्कुल बढ़ा लीजिएगा, मैं कह रहा हूँ, या फिर गाइस आप पहले वीडियो को पॉज कर लीजिए, क्वेश्चन गाइस पूरा गद्यांश पढ़ लीजिए। ठीक है, और उसके बाद क्वेश्चन को हल कर लीजिएगा। मैं नहीं कहता कि हमारी बात ही आप सुने, टाइम वेस्ट करें, ऐसा नहीं है। आप जितनी जल्दी गाइस क्लास खत्म कर पाएँ उतना जल्दी खत्म कर दें। भारतीय साहित्य भारतीय संस्कृति के आधार पर विकसित हुआ है। इस संस्कृति में भारतीयता के बीज समाहित हैं। जब कभी भी भारतीय अपनी पहचान का व्याख्यान करने को उत्सुक होता है तो उसे अपने जोड़ से जोड़कर देखना चाहता है। यह केवल भारत व भारतीय के लिए ही आवश्यक नहीं है, बल्कि किसी भी देश के प्रांत से जुड़ा हुआ मसला है। अपने को अन्य से जोड़कर तर्क दिए जाते हैं, उसे अपनी जड़ से जोड़कर ही देखते हैं। वर्तमान में भारतीय संस्कृति व सभ्यता के बीच उपजे हुए विषय वस्तु को ही आधार बनाकर अपनी पहचान को जोड़ते हैं, जिसके कारण दक्षिण भारतीय या उत्तर भारतीय सभी भारतीय संस्कृति के टूटी कड़ियों से जोड़कर अपने आप को अलग स्थापित करते हैं। इसका परिणाम भारतीय स्तर पर विखंडन के रूप में भी देखने को मिलता है। फिर लिखा गया है, इस परिणाम के तहत भाषा व संस्कृति के आधार पर विभिन्न प्रांतों का निर्माण भी संभव हो गया। यदि यही विखंडित कहाँ गया विखंडित समाज भारतीय संस्कृति के मूल रूप से जोड़कर अपने को देखता होता तो भाषाई एकता भी बनती और क्षेत्रवाद का काला धुआं जो भारतीय आकाश पर मंडरा रहा है उसकी उत्पत्ति ही संभव नहीं हो पाती। इस संदर्भ में भारतीयता व उसके समीप उपजे साहित्य की सीमाओं में जांचना जरूरी है। इसकी प्रकृति की खोज और इसके परिणामों की व्याख्या भारतीय साहित्य व भारतीयता के संदर्भ में खोजने होंगे। फिर लिखा गया है, यहाँ पर रख लीजिए क्या लिखा गया है, भारतीयता के संदर्भ में साहित्य और समाज के संबंधों को समझना आवश्यक है। साहित्य का जन्म समाज से ही संभव हो सकता है, इसलिए मानवीय संवेदनाओं को हम अपनी अभिव्यक्ति के माध्यम से समझ सकते हैं। यह अभिव्यक्ति समाज और काल में अलग अलग रूपों में प्रकट हुई। यदि हम पाषाण काल के खंडों और उनके वन में ही रहने वाली की स्थिति को देखें तो उनके विचारों में शब्दों को नहीं बल्कि रेखा चित्रों में देखने को मिलते हैं। कई गुफाओं में इन समाजों की अभिव्यक्ति को पत्थर पर खुदे निशानों में देख सकते हैं। इन रूपों में उनके जनजीवन से घटने वाली घटनाओं को प्रदर्शित करते नजर आते हैं। उनमें शिकार करते आदिमानव
को देख सकते हैं जो जीवन यापन के साधन हों। उन चित्रों में हल चलाने वाले किसानों की अभिव्यक्ति नहीं मिलती। इससे इस बात की पुष्टि होती है कि वह समाज वनाचरण व्यवस्था में ही सिमटी या उनके जीवन यापन शिकार पर ही केंद्रित या सभ्यता के विकास की गाथा उसके जीवन में नहीं गाई जा रही थी। लेकिन समय की पहली धारा में जो प्रभाव देखे जाते हैं वह सभ्यता के रूप में गिरे पड़े टूटे फूटे प्राप्त ऐतिहासिक खोज में देखे जा सकते हैं। मेरे प्यारे भाई, मैं गद्यांश बिल्कुल भी नहीं पढ़ाना चाहता क्योंकि आपका टाइम ही वेस्ट होता है, लेकिन क्या करें, हमारी मजबूरी है क्योंकि आपके कमेंट्स आते रहते हैं और गाइस हमें आपके जो भी आपकी गाइस कहा जाए क्वेरी होती है सारे पर मुझे काम करना होता है ना। तो इसीलिए मेरे प्यारे भाई मुझे गद्यांश पढ़ाना पड़ जाता है, वैसे कोई ज़रूरी नहीं होता है। भारतीयता को समझने के लिए निम्नलिखित में से किसको समझना आवश्यक है? अभी अभी आपने पढ़ा भारतीय साहित्य और समाज के संबंधों को, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय साहित्य किसके आधार पर विकसित हुआ है? किसके आधार पर विकसित हुआ है? अभी अभी आपने देखा मेरे प्यारे भाई भारतीय संस्कृति के आधार पर, राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। संवेदना शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? हाँ, अब इस तरीके से गद्यांश आ जाएंगे तो मुझे बहुत खुशी मिलती है क्योंकि गाइस जब गद्यांश आए मुझे गद्यांश के अलावा भी प्रश्न सीखने को मिले तो ज़्यादा खुशी होती है। संवेदना का संधि विच्छेद आपसे पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई समधन वेदना। क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। यदि उत्तर भारतीय एवं दक्षिण भारतीय संस्कृति को अलग कर नहीं देखा जाता तो इसका क्या लाभ होता? क्या होता? ना क्षेत्रवाद पनपता और ना ही भाषावाद। राइट क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ना तो गाइस क्षेत्र अलग होता और ना ही भाषा अलग होती। राइट क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। साहित्य का जन्म किससे संभव है? साहित्य का जन्म किससे संभव है? साहित्य का जन्म कब होगा? जब गाइस समाज होगा ना तभी तो साहित्य का जन्म होगा। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ये रहा गाइस आपके सामने इसका उत्तर माला, ठीक है, ये आपको मिल जाएगा पीडीएफ के साथ, आप जाकर के देख लीजिएगा। और हमारी मेहनत आपको कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अगर अच्छी लगी है तो लाइक करके ही जाना। जो भी प्यारे भाई बहन चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाली हर एक नई यूपी SSC PET की प्रैक्टिस क्लास आपको समय से मिला करे। मेरे प्यारे भाई सब्सक्राइब करने के बाद बगल में एक बेल नोटिफिकेशन आएगा गाइस, उसको दबा करके सिलेक्ट ऑल जरूर कर लीजिएगा क्योंकि गाइस आप जानते हैं कि दिन भर में आपकी कई सारी क्लासेस करवा दी जाती है तो आपको नोटिफिकेशन जो है ये समय से मिला करे, ठीक है। PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, अब बताने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा गाइस बहस नहीं करेंगे, बस आप अपनी तैयारी करते रहिएगा, ठीक है। एक एक गाइस सेकंड आपके लिए बहुत ज़्यादा कीमती है। मिलते हैं दूसरी नई क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।